प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 16 करेंगे। चैप्टर नंबर 16 संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, तो ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं, समाप्य संसाधन, असमाप्य संसाधन। ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे, जैसे वायु, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बनाए गए हैं बच्चों। गंगा कार्य परियोजना, यह कार्य परियोजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक हैं। जल का पीएच जो आसानी से सारो सूचक की मदद से मापा जाता है। जल में कोलीफॉर्म नामक जीवाणु की उपस्थिति जल को संदूषित होने से बचाती है, जो मानव की आंतों में भी पाया जाता है। ये कोलीफॉर्म नामक जीवाणु बच्चों गंगा के जल में पाया जाता है, जो उसे अशुद्ध होने से बचाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार का नियम, 3 आर का नियम। तो 3 आर का नियम देखिए बच्चों। पहले आर का मतलब है कम उपयोग करना, पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग। कम उपयोग का मतलब है जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब के स्विचों को बंद करना, टपकते नल को ठीक करना, आहार और भोजन को न फेंकना। पुनर्चक्रण, कूड़े से पुनर्चक्रण हो जाने वाले पदार्थों जैसे प्लास्टिक, कांच और धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना पुनःउपयोग होता है। ये 3R का नियम प्रयोग करके हम बहुत कुछ बचा सकते हैं बच्चों। पुनः इस्तेमाल अथवा उपयोग पुनर्चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही सीमित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। संपोषित विकास, संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, दीर्घकालिक या लंबे समय तक उपलब्ध हो सके प्राकृतिक संसाधन, ताकि हम इस तरह से प्रयोग करें वस्तुओं का। इनका वितरण सभी समूह में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को इनका लाभ हो। कुछ वस्तुओं पर बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो सभी वर्गों में इसका वितरण होना चाहिए, गरीब में भी और अमीर में भी। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध होना चाहिए। अपशिष्ट अथवा कचरे का उचित निपटान करना बहुत जरूरी है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व नष्ट हो सकता है। जैव विविधता, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। तप्त स्थल देखिए बच्चों क्या होता है, ऐसा स्थल जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं, ये भी इनके दावेदार माने जाते हैं वनों के। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है और वनों को नियंत्रित करते हैं, ये भी इनके दावेदार है वनों के। उद्योगपति,
जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई। देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हैं। खेजरी वृक्ष, अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में अथवा याद में दिया जाता है। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन गढ़वाल के रैनी नामक गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उस समय वन पहुंच गई। जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे, महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमी को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने अक्षित हुए साल के वृक्षों को आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। यानी आराबाड़ी वन क्षेत्र था, पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसमें साल के वृक्ष थे बच्चों। साल की लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, उपयोगी होती है, तो इसको पुनः हरा भरा पश्चिम बंगाल के लोगों ने कर दिया। सभी के लिए जल, जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है बच्चों। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं, जैसे टिहरी बांध नदी भागीरथी के ऊपर बनाया गया है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। बांधों के लाभ, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, यानी सिंचाई के लिए साल के हर महीने में जल उपलब्ध हो जाता है। विद्युत उत्पादन इनसे किया जाता है, इस जल का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अक्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, तो अक्षेत्रों में लगातार जल मिल जाता है। बांधों से हानियाँ, सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बस्तियां नष्ट हो जाती हैं, उनको स्थापित दूसरी जगह स्थापित होना पड़ता है, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। पर्यावरणीय समस्या, वनों का क्षय होता है, वन काटने पड़ते हैं, बड़े बड़े वन काटने पड़ते हैं, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। आर्थिक समस्या, जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है। जल संग्रहण, इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। जल को इकट्ठा करना जल संग्रहण कहलाता है, जैसे बारिश के जल को इकट्ठा कर लेना। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है अथवा इकट्ठा किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं। देखिए बच्चों, तकनीकें देखिए जल संग्रहण की। खादिन, बड़े पात्र, नाड़ी, ये राजस्थान में प्रयोग किए जाते थे। और बंदारस और ताल, ये महाराष्ट्र में। बंथिस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आहार और पाइन बिहार में। एरिस तमिलनाडु में। कुलय हिमाचल प्रदेश में। बावड़ी बच्चों दिल्ली में और राजस्थान में भी बनाई जाती थी। कुलय जो है हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर बनाया जाता था। किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर तालाब बना दिया जाता था और वहाँ पानी वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता था। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, यह कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती, यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण, कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम का निर्माण बच्चों समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अवशिष्ट उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। कोयले का निर्माण बच्चों भूकंप और भूचाल आने की वजह से बड़े बड़े जंगल और पेड़ पृथ्वी के नीचे दब गए और वायु की अनुपस्थिति में वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी तरह पेट्रोलियम जो है बड़े बड़े जीव होते हैं समुद्र के अंदर, जब वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो तलहटी में जम जाते हैं और जब तली के अंदर गाद के अंदर जब उनका शरीर दब जाता है तो उनका अपघटन हो जाता है और वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल 40 वर्षों तक ही मिलेगा। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। वायु प्रदूषण। कोयला और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। बीमारियाँ। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है। वैश्विक ऊष्मण। जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा विश्व ऊष्मणता उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है बच्चों। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। ये समाप्य और सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है और इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे थे। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उनका स्विच बंद कर दें। घरों में CFL का प्रयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करना। जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग किया जाए। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 16। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे।